हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। और जो आपका सब्जेक्ट है वो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। एंड उसका एक यूनिट है जिसमें हम वर्ड, शब्द, वाक्य पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको वाक्य के बारे में, वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वो इसकी वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और आज हम शब्द पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है, और ये आपके डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड आपके यूपी टेट, सी टेट, रीट के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल वीडियो होगी, क्योंकि आपका जो हिंदी का सिलेबस है ये उससे ही जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड ही है जो आप आरंभिक स्तर पे पढ़ रहे हो। तो ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, और इससे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, लाइक आपका यूपी टेट, सी टेट, रेट का एग्ज़ाम हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। शब्द क्या होता है? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि भाषा की कितनी इकाई होती है। जो लैंग्वेज होती है उसकी 3 इकाई होती है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें दिया गया है, जिसमें आपको वर्ड बताया गया है, शब्द बताए गए हैं, वाक्य बताया गया है, 3 इकाइयाँ बताई गई हैं। और आज हम उसी दूसरी इकाई की बात करेंगे, भाषा की, लैंग्वेज की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की ये दूसरी इकाई है, मतलब भाषा की आपकी ये दूसरी इकाई है। भाषा की ये दूसरी इकाई होती है शब्द। और शब्द क्या होता है, अगर डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम में कि शब्द क्या होती है, तो आपको एग्जैक्ट ऐसे कॉपी कर सकते हो। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक ध्वनि मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे शब्द जैसे राम, लड़का, भोजन। आपका क्या, ये शब्द के होते हैं। बहुत से शब्द होते हैं, जैसे कि आपका ये प्रकार भी एक शब्द है, जो वर्णों के मेल से बनते होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं या टाइप्स कहते होते हैं, तो अलग अलग बेसिस के आधार पे हम पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के अनुसार कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के अनुसार शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जहाँ पे अर्थ आ जा रहा है, आप देखिए निरर्थ, सार्थक, तो इसमें अर्थ आ रहा है, तो अर्थ के आधार पे 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक क्या होता है, जैसे नाम से जिस वर्ण के समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले। सार्थक का मतलब यह है जिसमें कोई अर्थ हो। ठीक है, तो जिस वर्ण समूह का शब्द मतलब जो आपका शब्द हो, जिस वर्ण समूह की बात कर रहे हैं, वो शब्द कहलाता है। ठीक है, तो कोई अर्थ निकले, मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, उन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक मतलब इसका क्लियर मीनिंग आ रहा है कि जिसमें कोई अर्थ ना निकले। तो जिस वर्ण समूह या शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कभी कभी हम भी मिस्टेक करते हैं जब हम बोलते हैं कि पानी, वाणी। तो पानी तो आपका सार्थक शब्द है, जो वाणी है ये आपका क्या होता है, निरर्थक शब्द होता है। खाना, बाना, वाना क्या एक निरर्थक शब्द है। खाया, वाया, ये सब क्या जो आप डबल करके बोलते हो, जैसे यूपी वाले तो बहुत ही बोलते हैं ये, खाना, वाना, पानी, वानी, गाना, वाना। तो ये सब वाना जो है आपका निरर्थक शब्द होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम फिर भी शब्दों के साथ इसको जोड़कर बोलते हैं। और सार्थक शब्द तो आपको पता है, जिसका कोई मीनिंग हो, जितने भी शब्द हैं जिसका कोई मीनिंग हो, जैसे पुस्तक, गाय, रोटी आदि सब सार्थक होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रयोग या विकार की दृष्टि से कैसे होते हैं। तो विकार आ गया या प्रयोग, मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर कितने होते हैं शब्द। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, विकार या प्रयोग के आधार पे। विकारी और अविकारी, मतलब प्रयोग के आधार पे 2 शब्द होते हैं, अविकारी और विकारी। विकारी का मतलब क्या है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन या विकार आता है, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के
समय के अनुसार उनको बदला जा सकते हैं, मतलब लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार। लिंग क्या आपका स्त्रीलिंग पुंलिंग के अनुसार बदला जा सके, ऐसे शब्द हो। वचन मतलब एक वचन बहुवचन के आधार पर बदला जा सके, और कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को के आधार पर बदला जा सके, तो वो आपके विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें तो अभिकारी शब्द क्या होते हैं। अभिकारी शब्द जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं किया जा सके। जैसे कि देखिए यहाँ पे, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। जो एक कांस्टेंट होते हैं, मतलब आप समझिए एकदम स्थिर होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। विकारी शब्द का हम उदाहरण समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिनमें विकारी का मतलब जिनमें विकार आ सके। ठीक है, अभिकारी जो बदले नहीं जा सकते, ऐसे शब्द। यहाँ पे देखिए आप कुछ उदाहरण लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर किस तरीके शब्दों में परिवर्तन होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे लड़का पढ़ता है, ये आपका एक वाक्य है। ठीक है, अब इसको हमें लिंग के आधार पर पढ़ना है। अब हमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो जैसे लड़की पढ़ती है, ये पढ़ना आपका जो शब्द, इसमें परिवर्तन आ रहा है, यानी विकार हो रहा है, पढ़ती हो गया, तो इसलिए इसको अभिकारी शब्द कहते हैं। यही एग्जाम्पल हम वचन के अनुसार करते हैं। वचन दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। तो जैसे अब हमें बताना है कि बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के पढ़ते हैं, अब पढ़ते में भी चेंज आ गया, तो ये विकारी शब्द होता है। तीसरा कारक के आधार पर कैसे होता है कि लड़का पढ़ता है। ठीक है, लड़का पढ़ता है, अब कारक मतलब लड़कों को पढ़ना चाहिए या लड़कों को पढ़ने दो, तो पढ़ने दो में फिर चेंज हो रहा है, या को जो है कारक चिन्ह है, ये को कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, तो आप इसको समझिए विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द के भेद भी होते हैं, मतलब कितने वर्गों में या भेद में होते हैं, आप कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो संज्ञा होता है, दूसरा सर्वनाम होता है, और विशेषण होता है, क्रिया होता है। आई डोंट थिंक सो मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी होगी या लिखनी चाहिए थी, मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ ओरली क्या होता है। संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक हो गया, फ़ोन हो गया, राम हो गया, लड़का हो गया, शहर का नाम गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गई, ये सब क्या संज्ञा होते हैं। सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वे, यह, हम, मैं, ये आपके सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त है। जैसे वह जाता है, यह फूल है, यह किताब है, वो होता है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताता हो। जैसे विशेषता में देखिए, छोटा, बड़ा, सुंदर, तेज, धीमा, ये क्या है, ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो आपका वो हो जाता है। क्रिया क्या होता है, एक्शन होता है, मतलब जो कार्य करने को प्रदर्शित करता है, यानी करने को प्रदर्शित कर रहा है कि कुछ कार्य हो रहा है या कोई काम हो रहा है, तो आपका एक्शन हो रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, तो वो क्रिया होती है, जिसे हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में सॉरी। नेक्स्ट जो टाइप है, अब हम बात करते हैं अभिकारी शब्द को। अभिकारी शब्द को हम अव्यय भी कह सकते हैं। अव्यय क्या होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आपने समास पढ़ा है तो समास में अगर अव्यय पढ़ा है, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अति, अप, ये सब में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको अव्यय कहा गया। उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे कि जो शब्द परिवर्तन नहीं होते वो ये हैं, और, तथा, धीरे धीरे, अधिक, कम, इत्यादि, या, और, परंतु, किंतु, यद्यपि, तद्यपि, इन सब में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको हम अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द के भी भेद होते हैं, यानी इसको भी वर्गीकृत किया गया है। पहला है जो क्रिया विशेषण, इसमें 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और हमने क्रिया पढ़ा, इसमें भी 4 होते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताए, मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें नाम से समझिए क्रिया विशेषण, तो विशेषण आपको पता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया आ गया है सामने, तो क्रिया की विशेषता को जो बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे धीरे धीरे, तेज, यहाँ आदि, मतलब आपको ये बता रहा है कि कोई अगर व्यक्ति क्रिया कर रहा है, चल रहा है, तो ये अगर मैं यहाँ आगे लगा दूँ धीरे चल रहा है, तो चलने की ये विशेषता को बता रहा है, और चलना आपकी क्रिया है, तो ये हो जाता है आपका क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय को आप इंग्लिश में कंजक्शन कह सकते हैं।
अगर आपको समझना है तो कंजक्शन होता है, जो चीज़ों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये समझिए। वे शब्द जो वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, बल्कि, परंतु, या, ये सब क्या है आपके समुच्चय बोधक। जैसे कंजक्शन होता है ना इंग्लिश में, शब्दों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, तो आपके वो समुच्चय बोधक हो जाते हैं। तो वो भी आपके अभिकारी शब्द होते हैं, वो भी क्या है, अभिकारी शब्द, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं आता, और इसीलिए इसके भेद में ये हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक, जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के वाक्य को दूसरे शब्दों में संबंध प्रकट, मतलब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य को दूसरे शब्दों, यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करें, मतलब संज्ञा सर्वनाम दिया गया हो, उसका किसी दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करे, उसको हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि ऊपर, नीचे, समीप, पास आदि, ये क्या करते हैं, किसी दूसरे जो शब्द होते हैं उनसे संबंध बताते हैं। जैसे कि मुझे बताना है कि बिल्ली क्या है, एक कैट है, ये बिल्ली है, बिल्ली एक संज्ञा है, ठीक है। और मैं बताऊं कि बिल्ली चेयर के पास है, यानी कुर्सी के पास है, तो कुर्सी क्या आपका दूसरा शब्द है, और ये पास क्या है, कुर्सी से जोड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है विस्मय बोधी। विस्मय बोधी मतलब आश्चर्य वाली चीज़ें, जो शब्द हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, क्षोभ आदि को प्रकट करे, उसे हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हाय, वाह वाह, आश्चर्य को प्रकट करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्पत्ति व उद्गम के अनुसार जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भी आपके जो 4 प्रकार के होते हैं शब्द, इसमें भी आपके शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति और उद्गम के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी ओरिजिन के अनुसार हम पढ़ रहे हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पहला आता है तत्सम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट सीट एग्जाम में आता है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत तत्सम मतलब समान, तत्सम का अर्थ होता है उससे समान, और उससे क्या है आपका संस्कृत, मतलब जो संस्कृत के समान होता है, संस्कृत भाषा के समान होता है, जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों के समान होता है, तो उसको हम तत्सम कहते हैं, इसका अर्थ होता है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि माता, पिता, कवि, नदी, जो संस्कृत के शब्द होते हैं हिंदी में जैसे जैसे संस्कृत में होते हैं वैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो उसे हम तत्सम कहते हैं। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब है संस्कृत से उत्पन्न, मतलब जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में आता है। जैसे घोड़ा, आग, दूध, दांत, ये सब तत्सम है, तद्भव है, जिनकी उत्पत्ति हुई है तत्सम से। जैसे दांत की उत्पत्ति दंत से हुई है, दूध की उत्पत्ति दुग्ध से हुई है, घोड़ा का आपका ये भी संस्कृत भाषा से आया है, आग भी आपके अग्नि से आया है, घोड़ा, ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं और तद्भव कहलाए हैं, मतलब बदल गए हैं, चेंज हुआ है उनमें। उसके बाद आता है तीसरा जो देशज। देशज का मतलब देसी भाषा, जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं, मतलब देश के विभिन्न जो शहर हैं, राज्य हैं, तो विभिन्न भाषाओं से जो आए हैं शब्द वो हिंदी में आ गए, मतलब हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन्हें हम देसी शब्द या देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देशज के उदाहरण, वो फ्लिप हो गया है, इधर आ गया ये वाला देखिए, गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चिमटी, ये सब किसके उदाहरण है, देसी शब्दों के, ठीक है, देसी शब्दों के उदाहरण है जो विभिन्न देश की विभिन्न जगहों की भाषाओं से ले आए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विदेशी या विदेशज लैंग्वेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके यूपी टेट में पूछा जाता है, मैंने क्वेश्चन पेपर में भी देखा है कि पूछा है विदेशी शब्दों की पहचान करिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को हम विदेशी शब्द कहते हैं, मतलब हिंदी भाषा में कहाँ से आते हैं, विदेशी भाषाओं से आते हैं, और विदेश मतलब अंग्रेजी से आया हो, उर्दू से आया, अरबी से आया, फ़ारसी से जो शब्द आते हैं उन्हें हम
विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपने अंग्रेजी के शब्द हिंदी में बहुत बार देखा है, हम प्रयोग करते हैं। जैसे स्कूल जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी इसको स्कूल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हिंदी में मीनिंग होगा इसका विद्यालय होगा, लेकिन हम स्कूल लिखते हैं हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो ज्यों के त्यों अंग्रेजी भाषाओं, अरबी भाषाओं, उर्दू भाषाओं से लिए गए हैं, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे रेडियो, स्कूल, गमला इत्यादि। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये भी आपके विदेशी के लैंग्वेज के हैं। जैसे आलू हो गया, फर्श भी क्या है, आपका विदेशी लैंग्वेज है। दाम, कूपन आदि, ये सब, कूपन जो है ये भी अंग्रेजी का शब्द है, तो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये आपके देसी विदेशी हो गए। उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ का नाम ही है, बहुत रूढ़ होगा, मतलब कि इसमें चेंज ना होता हो, तो इस तरीके से आप पर इसका अर्थ हम समझते हैं। रूढ़ जो होता है, रूढ़ जो शब्द होते हैं, रूढ़ का अर्थ होता है परंपरागत, अर्थात जो शब्द परंपरागत हों तथा जिनमें खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पे, यानी जिनका विग्रह करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, तो उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि रूढ़ होगा मतलब कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे ये देखिए, ये शब्द हैं, ये शब्द क्या वर्डों से मिलकर बने। अब हम इनको तोड़ेंगे, इन शब्दों को तोड़ेंगे, तो रो और टी, कोई मीनिंग अर्थ नहीं निकला। अब इंग्लिश में मत जाइएगा, इंग्लिश का अंग्रेजी का नहीं है। टी और रो मतलब लाइन, और टी मतलब चाय, नहीं, इंग्लिश का नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी का पढ़ रहे हैं। तो रो और टी का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे न और दी का हम विग्रह करेंगे, तो नदी का कोई विग्रह नहीं है। घो और डा का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब जब शब्दों के खंडों को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो आपके रूढ़ होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। और ये हम रचना और प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं, ये रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड, मतलब योग हो जिसमें, आप समझिए, कंपाउंड छोड़िए, वो तो संयुक्त हुआ, और दूसरा यौगिक, इसमें अलग मीनिंग है। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, ये भी योग होता है। मतलब 2 शब्दों के मेल से, अभी तक हमने कंपाउंड पढ़ा था, कंपाउंड वाक्य पढ़ा था हमने, कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड वर्ड होता है, यानी यौगिक शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनके प्रत्येक खंड, यानी उनका विग्रह करने पर अर्थ हो, मतलब उनका अर्थ निकलता हो, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनता है, क्योंकि जो यौगिक होते हैं वो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, योग से बने होते हैं। तो और जिनका कोई मीनिंग निकलता हो खंड करने पर, यानी विग्रह करने पर। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। पाठशाला, ये 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है और पाठशाला हम कहते हैं। तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, पाठ और शाला। डाक का अलग निकल रहा है, घर का अलग मीनिंग निकलता है, तो डाकघर बनता है। विद्या और आलय, इनका कोई मीनिंग निकल रहा है इन खंडों का, इसलिए इसे यौगिक कहते हैं। ओके, जो लास्ट वन हम बात करें ये है योग रूढ़। इससे जैसे नाम से समझ आ रहा है, योग और रूढ़ मतलब दोनों प्रकार के जो शब्द हैं मिलकर बने होते हैं। दोनों प्रकार के शब्द यौगिक और रूढ़ दोनों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे यौगिक शब्द, ये बेसिकली यौगिक ही होते हैं, मतलब ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताने लगे, तब ये योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब अपना सामान्य जो मीनिंग होता है वो नहीं बताते, किसी विशेष के परिचायक होते हैं, मतलब किसी विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, मतलब किसी दूसरे की विशेषता को बताने, मतलब किसी दूसरे का अर्थ बताने लगते हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसी विशेष की विशेषता को बताने लगते हैं या किसी विशेष का अर्थ बताने लगे, तो ऐसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे आपका बहुब्रीहि समास होता है ना, तो बहुब्रीहि समास अगर आपने पढ़ा है, तो बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। इसी तरह इसमें क्या होता है, इनका कोई अन्य ही अर्थ निकलता है, मतलब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी और ही को, मतलब किसी और की विशेषता को बताते हैं, तो वो आपके कोई और ही अर्थ निकलता है, तो उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। तो आप बस बहुब्रीहि समास का समझिए एग्जाम्पल, उनसे समझ आइए बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं। ओ पंकज, तो जैसे पंकज को हम विग्रह करेंगे पंक और ज, तो कीचड़ में पैदा होने वाला, तो कमल
तो मतलब कोई और ही अर्थ बता रहा है या कमल बता रहा है, तो ये आपका योग रूढ़ होता है। लंबोदर, लंब और उदर का अलग सामान्य मीनिंग ना होकर पेट, बड़े पेट वाला, तो गणेश जी को कहते हैं। तो कोई अन्य ही अर्थ बता रहा है, अपने सामान्य अर्थ को छोड़ रहा है। 10 आनन मतलब 10, और आनन मतलब 10 आनन, 10 मुखों वाला तो रावण होता है। इस तरीके से आप समझिए इतने प्रकार के होते हैं शब्द, और ओवरऑल आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।